नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डिमांड और सप्लाई का वीडियो देख के आएँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसके बाद इन्फ्लेशन वाला वीडियो देख के आइए, ताकि आपको टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इन्फ्लेशन के जो तीनों प्रकार हैं उनको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन बेसिकली 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और इस वीडियो में हम तीनों पे ही चर्चा करेंगे और इनके कारण को समझने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से ये तीनों इन्फ्लेशन घटित होते हैं। सबसे पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए दोस्तों, जब मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट हो और जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर मार्केट का लोगों का बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और जब लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा तो जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। और जब डिमांड बढ़ता है तो जो प्राइस है वो बाउंड होगा इंक्रीज होने के लिए, बढ़ने के लिए। और इसी को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन सभी में हमको एक बात ध्यान देने वाला जो है वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस बाउंड होता है इंक्रीज करने के लिए डिमांड के बढ़ने की वजह से। इसके जो कारण है वो सबसे पहला है फॉरेक्स में इंक्रीज करना, उसके बाद पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होना, उसके बाद ब्लैक मनी का जनरेशन, उसके बाद इंपोर्ट और में डिक्रीजमेंट और एक्सपोर्ट में इंक्रीजमेंट दिखना, उसके बाद टैक्स में रिडक्शन होना, उसके बाद मनी सप्लाई में बढ़ोतरी होना, डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, और लोकल एक्सचेंज रेट का डिप्रिसिएशन होता है, और डिफिसिट फाइनेंसिंग जैसे कारणों से ये हमको डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलता है। बेसिकली इन सभी कारणों में आपको जो दिखता है बेसिक वैल्यू वो ये है कि इन सभी कारणों से मार्केट में जो मनी है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और जब मार्केट में मनी इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्राइस बाउंड होता है इंक्रीज करने के लिए। तो अगला हम समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहता है, एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट होने पे सप्लाई रिड्यूस होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो फिर्म है वो सप्लाई रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होता ज़्यादा, और जिसकी वजह से सप्लाई कम की होने की वजह से जो प्राइस है ना वो बाउंड होता है इंक्रीज करने के लिए। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखने वाली जो बात है वो यही है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, और इसमें इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, वो प्राइस के बाउंड इंक्रीज होने से। और प्राइस इंक्रीज इस वजह से हो रहा है क्योंकि सप्लाई रिड्यूस है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज है। अब हम इनके कारण को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन सभी कारणों में सबसे पहला जो हमने पूरी डिफिनीशन में भी समझा कि जो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंक्रीज होता है। सब्सिडी जो कि लोगों को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कास्ट है, उस जो हमारा मार्केट वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो, वो सब्सिडी भी डिक्रीज होता है, सब्सिडी भी कम दिया जाता है। रिडक्शन इन प्रोडक्शन में गिरावट होता है। प्रोडक्शन में गिरावट इस वजह से होता है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सप्लाई चेन में ही डिफेक्ट होना, जिसकी वजह से सप्लाई हो ही ना पाए। ब्लैक मार्केट, लोग मार्केट में इकट्ठा कर लेते हैं प्रोडक्ट को, फिर प्राइस इंक्रीज़ करने पे लोग सेल करते हैं। इंक्रीज़ इन इंपोर्ट प्राइस में ही इंक्रीजमेंट हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, और ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसका प्रॉफिट बहुत कम होता है।
और इन्वेस्टर को पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अब हम तीसरा समझते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लेशन जब बहुत लंबे समय तक चले और जो कारण हो वो डिफिशियंसी एग्जिस्ट करने की वजह से हो इकोनॉमी के अंदर, तो उस तरीके की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसे हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफिशियंसी एग्जिस्ट होने के कारण इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है और यही डिफिशियंसी बहुत लंबे समय तक चले तो उस वक्त का जो इन्फ्लेशन होता है उसमें कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और इसका कारण जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बैकवर्ड होना, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो बहुत इनएफिशिएंट हो, और स्टोरेज फैसिलिटी बहुत गुड ना हो, अच्छी ना हो, पुअर प्रोडक्टिविटी भी हो। और हमने बता ही दिया है कि इसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस केस में ना गवर्नमेंट फेस करती है बहुत टफ टाइम और हैंडल बाई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और इसको दूर करने के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक रिफॉर्म करना पड़ता है बहुत ही बड़े सेक्टर में और बहुत बड़े लोगों के लिए, जिसकी वजह से जो है ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन दूर हो सके। देखिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में हम सीधा देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन लंबे समय तक क्यों चलेगा। जब यार यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल हो ही ना, इंडस्ट्री में बहुत कम प्रोडक्टिविटी हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना अच्छा ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा उसको, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई डाउट हो तो DM करिएगा।